स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। चलते हैं कहानी की तरफ। तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब वो घर वापस आ गया था, क्योंकि उसने उसे तैयार रहने के लिए कहा था। वो उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने वाला था। वो भी तकरीबन तैयार ही थी। नीले रंग के सादा से लिबास में उसने दुपट्टे को हिजाब की तरह पहन रखा था। वो अंदर दाखिल हुआ तो अपनी चादर को ख़ुद को कवर करने लगी, और उसने आज तक कई औरतें देखी थी, चादर पहने हुए देखी थी। दिल में कहीं पर ख्वाहिश जागी कि जायशा भी इस तरह का लिबास देवतन करे, लेकिन जायशा उन औरतों में से थी ही नहीं जो अपने आप को छुपाकर चलती हैं। उसे नुमाइश पसंद थी। यही वजह थी कि वो जायशा को अपने साथ बाहर लेकर जाने की गलती बहुत कम करता था, और जब भी करता था बहुत पछताता था। वो बहुत ही कम जायशा के साथ बाहर जाने पर हामी भरता था, जिसकी वजह उसका पहनावा था, लेकिन उसके साथ चलने में उसे कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। वो बेबी कॉट से अपना शहज़ादा उठाता बाहर निकलने लगा था, जबकि वो भी अपनी तैयारी को एक मुकम्मल नज़र देखती चाबी उठाकर बाहर भागी थी। उसने सारे दरवाज़ों को ठीक से चेक करके बंद किया था। बारिश का मौसम बन रहा था, इसीलिए उसने बहुत सारी चीज़ें एहतियात से उठाकर अंदर रखी थी। यहाँ तक कि उसने ताहू के जो कपड़े सुबह धोकर बाहर डाले थे वो भी फोल्ड करके अंदर सोफ़े पर रखे, ताकि अगर उसके आने से पहले बारिश होती है तो उसके बेटे के कपड़े बारिश से ख़राब ना हो। वो दरवाज़े और मेन गेट बंद कर रही थी, जबकि वो बाहर बाइक पर बैठा उसे देख रहा था। इस लड़की के सादा से रूप में उसे अपनी इज्जत महसूस हो रही थी। उसका कंधा थाम कर वो बाइक पर सवार हुई तो ताबान का दिल उसकी तरफ जाने को मचलने लगा। आ जाओ मेला शहज़ादा, आप मेले को मिस कर रहे थे, मेरा मासूम बच्चा। उसका गाल चूमते हुए वो उसे अपनी बाहों में भरे बोल रही थी, अगर ये सारा दिन मुझे मिस नहीं करता ना, तो तुम्हारी थोड़ी सी देर की गैर हाज़िरी पर तुम्हें भी नहीं करेगा। वो बोलना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी खुशफहमी दूर करना अपना फ़र्ज़ समझा। जल रहे हैं ना आप? आप तो जलेबी हो रहे हैं। मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। होता है, आदत हो जाएगी। आपको पता है वो मामा और बाबा में बहुत फ़र्क होता है। आप हमारा प्यार नहीं समझ सकेंगे। वो ताऊ को ठीक से कवर करते उससे कहने लगी, ये क्या कर रही हो? इस पर दुपट्टा क्यों डाल रही हो? वो बाइक स्टार्ट करते हुए पूछे बिना ना रह सका, अरे आपको नहीं पता, छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है, इसलिए इन्हें छुपा कर चलना चाहिए। उसने एक और बेजा लॉजिक बात की थी, जिस पर उसने सिर्फ नफ़ी में सर हिलाया था। ये लो, मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया। पूछ के आओ उस खड़ूस से कि और क्या करना है। वो कुर्सी पर तकरीबन लेटते हुए कांस्टेबल को ऑर्डर देने लगा। थोड़ी देर पहले उसे ऑर्डर आया था कि उसने दूसरे थाने से किसी केस की सारी पिछली रिपोर्ट्स लेकर आनी है। ये तकरीबन 5 से 6 फाइल्स पर मुश्तमिल थी। वो सारी फ़ाइल लेकर अभी आया था। उसे अपने लिए ये ऑर्डर बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ये काम तो किसी कांस्टेबल से भी करवाया जा सकता था, लेकिन दावर साहब का ऑर्डर था कि ये फ़ाइल लेकर आए और इस केस के रिलेटेड सारी चीज़ें ढूंढ कर लाए। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बिना कुछ बोले वो उसका ऑर्डर फॉलो करने लगा। जो काम वो उसे दे रहा था, इसमें अपनी कारकर्दगी दिखाना तो तकरीबन नामुमकिन था, जबकि दूसरे ऑफिसर्स को वो इससे ज़्यादा अहम काम दे रहा था, जो उसके लिहाज से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था। उसे समझ नहीं आया था कि वो जानकर ऐसा कर रहा है या फिर सोच में ही वो इसे इन छोटे मोटे कामों के काबिल समझता है। कहाँ गए हैं तुम्हारे साहब? कुछ बता कर गए होंगे। हम यहाँ गर्मी में मर रहे हैं, उन्हें अंदर क्या तकलीफ़ है जो एसी की हवा छोड़कर बाहर निकल गए। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए उससे पूछने लगा, वो इस संडे को उनके घर पार्टी है ना, तो आजकल वो इसी की तैयारियों में बिज़ी हैं। बेगम साहिबा को शॉपिंग पर लेकर जाने वाले थे। उसने तफसील से बताया था। सिर्फ दावर ने इंस्पेक्टर जैन से कहते हुए सुना था कि 2 बजे उसे किसी काम के लिए जाना है, जिस पर जैन ने उसे तफसील पूछी थी। जैन उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था, इसलिए उसने जैन को बताया था कि दोपहर में अपनी बीवी को शॉपिंग पर लेकर जाएगा, और यही तफसील उसने उसके कानों में भी डाली थी। वाह, मतलब हम यहाँ सारा दिन काम करें और वो साहब बीवी बच्चों को लेकर मज़े कर रहे हैं। उसकी बात मुकम्मल सुनने के बाद वो तो सुलग ही उठा था। यहाँ इतनी गर्मी में उसे ज़बरदस्ती दूसरे थाने में भेज रहा था और ख़ुद मज़े से शॉपिंग कर रहा था। ये तो नाइंसाफ़ी थी। अगर वो सीनियर है तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि ड्यूटी आवर्स में कहीं पर भी चला जाए। वो अपना सारा काम मुकम्मल करके गए हैं। उन्होंने कल एक्स्ट्रा टाइम में भी काम किया था। वो अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं। सर प्लीज़, बात करते हुए ज़रा सोच कर बोला करें।
कांस्टेबल तो भड़क ही उठा था। थोड़ी देर पहले वो उसकी जी हुजूरी कर रहा था और अब जब बात दावर पर आई थी वो उस पर चढ़ दौड़ने को तैयार था। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं बोला जिस पर तुम इतनी शक्लें बना रहे हो, बस इतना ही कहा है कि ये काम का वक्त है। हाँ, लेकिन अगर बड़े साहब अपने काम मुकम्मल कर चुके हैं तो वो कहीं पर भी जा सकते हैं, क्योंकि वो सीनियर जो हैं। बड़ी कुर्सी वालों के तो अपने ही चोंचले होते हैं। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला। जब इंस्पेक्टर जैन बाहर आया, आप कुछ कह रहे थे इंस्पेक्टर। वो कुर्सी घसीट कर उसके पास बैठ गया था, जबकि वो उसके सामने बिल्कुल सीरियस होकर बैठ गया था। सर, मैंने बस ऐसे ही बोल रहा था। उसने अपनी ज़बान पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी। ऐसे ना बोला करें इंस्पेक्टर, और आप अपने सीनियर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके लहजे में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप दोनों में जो रिश्ता है इस थाने से बाहर रखें। आप यहाँ काम करने के लिए आते हैं। अगर वो सब कुछ भुलाकर सिर्फ आपके साथ काम करने के लिए राज़ी हुआ है तो बेहतर है कि आप भी अपने काम से काम रखें। इस थाने के बाहर वो आपका क्या लगता है, आपके साथ उसका क्या ताल्लुक़ है? इससे इस थाने और इस कानून को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने काम पर फोकस करें। एक ड्रग्स केस है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। आजकल की जवान जनरेशन में जिस तरह ड्रग्स फैल रहा है, इस पर मेरा ये काम आपकी कारकर्दगी बेहतर बनाने और आपके स्टार्स बढ़ाने के लिए आपकी मदद कर सकता है, और इस सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था। थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत खुशी से इस केस में आपके साथ काम करूंगा। वो फ़ौरन खुश हो गया था। शुक्र है उसे कहीं से तो कोई काम मिला था। जी बिल्कुल, मुझे भी खुशी होगी, लेकिन फ़िलहाल आप दावर के अंडर हैं तो वो जो काम कह रहा है वो आप करें, क्योंकि इस वक्त हम अपने थाने में मौजूद बाकी लोगों पर यकीन नहीं कर सकते। ये जो केस है जिसकी फ़ाइल्स आप लेकर आए हैं या किसी और तक नहीं जाने चाहिए। दावर ने सिर्फ आपको इस फ़ाइल को लाने के लिए भेजा है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि वो बहुत कम लोगों पर एतबार करता है। इन फ़ाइल्स का ख़ास ख्याल रखिएगा। वो मुस्कुराकर उसके करीब से उड़ गया था, जबकि उसने एक नज़र इन फाइल्स को देखा था। थाने में इतने सारे लोग होने के बावजूद उसने इसी को क्यों भेजा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो फ़ाइल खोलकर ये केस स्टडी करने लगा। नहीं, ये घुटनों से ऊपर है। मैं इतनी छोटी ड्रेस नहीं पहन सकती। एक बहुत खूबसूरत सी ड्रेस को देखते हुए उसने फ़ौरन इनकार किया था। अच्छा, ये वाली देखो। वो उसका ध्यान दूसरी तरफ लाने लगा। ये एक बहुत खूबसूरत लॉन्ग फ्रॉक थी। पैरों को छूती वो कहीं से भी दावर को छोटी नहीं लग रही थी। इसका पहला रिज़ल्ट भी उसे भड़का रहा था, लेकिन वो इसको इसकी पसंद के मुताबिक ही ड्रेस लेना चाहता था। यह है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन मेरे पास इसमें येलो में है। इसने इनकार करते हुए कहा। तो फिर तुम किस तरह की ड्रेस लोगी, बताओ मुझे, ताकि मुझे कुछ अंदाज़ा हो सके। एक तो उसे लेडीज़ शॉपिंग का कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था, और ऊपर से ये लड़की हर चीज़ में इनकार कर रही थी। हाँ ना, मैं बताऊंगी, लेकिन पहले चले ना, हम वहाँ बच्चों की दुकान में चलते हैं। ये ना हो कि सारे अच्छे कपड़े ख़त्म हो जाएं। वो परेशानी से कहने लगी थी, क्योंकि बच्चों वाली दुकान पर काफ़ी सारी औरतों का हजूम जमा था। वो नफ़ी में सर हिलाता उसके साथ उस तरफ चला आया था, क्योंकि ये 10-15 बार वो उसे कह चुका था कि वो पहले उसके लिए ड्रेस लेगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार बच्चों के ही कपड़ों पर जा रहा था। इससे जीतना आसान नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मान ही गया। उसने सबसे पहले ताऊ के लिए बेहद खूबसूरत सा ड्रेस पसंद किया था, जो मुकम्मल सफ़ेद था। सफ़ेद कुर्ता पजामा और उसके ऊपर नीले रंग की एक खूबसूरत सी छोटी सी वेस्टकोट। लेकिन ये कपड़े ख़रीदते हुए उसे ख्याल आया कि इसे दावर के लिए भी ऐसा ही सूट लेना चाहिए। आप अपने लिए भी ऐसा ही सूट लें, दोनों एक जैसे कपड़े पहनकर कितने प्यारे लगेंगे। और मैं इसकी वास्केट वाले रंग की ड्रेस पहनूंगी, मैचिंग होगी। वो आखिरकार फ़ैसला कर चुकी थी। उसकी पसंद उसे भी पसंद आई थी, लेकिन वो पार्टी में इस तरह का लिबास पहनता अच्छा थोड़ी ना लगेगा, और वैसे भी वहाँ सारे उसके ऑफिस के मेंबर्स आने वाले थे। ये कोई वलीमे की बाकायदा तकरीब नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी डिनर पार्टी है, जिसमें मैं सिर्फ सब लोगों को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा।
उसने इनकार करते हुए कहा, वलीमा तो वलीमा होता है और वैसे भी ताहू को ये पसंद है और वो यही चाहता है कि उसके बाबा भी ऐसा ही ड्रेस पहने। ताहू के बाबा भी ये ड्रेस पहनेंगे, है ना ताहू? मामा ठीक कह रही हैं ना? वो ज़बरदस्ती इस सब में उसके बेटे को भी घसीट रही थी। उसने मजबूर होकर वो सूट ले लिया था। अब आगे वो पहने या ना पहने वो उसकी मर्ज़ी थी। जबकि ये दोनों सूट ख़रीदने के बाद वो उसके लिए और कुछ ड्रेस ले चुकी थी, जबकि अब थक कर वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेडीज़ सेक्शन में ले गया था, क्योंकि इससे ज़्यादा वो शॉपिंग जैसी बोरिंग तरीन एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकता था। यहाँ आकर उसने ताबान के वास्केट के साथ में मैचिंग एक खुद ही ड्रेस पसंद कर ली थी, जिस पर वो बिना एतराज़ किए हाँ में सर हिला गई थी। इसके लिए जूते और बाकी छोटी मोटी चीज़ें लेता वो मुकम्मल उसकी पसंद को मद्देनज़र रख रहा था। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। घर में आहिस्ता आहिस्ता अब उस तरफ फोकस किया जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता शादी की बातें शुरू हो चुकी थी। लड़कियां शॉपिंग पर जाने की तैयारियों में मगन होने लगी थी। आजकल घर में सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा था, और जिसकी शादी थी वो इसी तरह बैठी थी जैसे इस सब चीज़ों से कोई वास्ता ना हो। न जाने क्यों इस लड़की को सुकून से बैठे हुए वो देख नहीं सकता था जब तक वो उसे तंग ना कर ले। उसे सुकून नहीं मिलता था और इस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। तुम क्या किसी बात का शौक़ मना रही हो, या ये शादी तुम्हारी पसंद की नहीं हुई? खैर राहिल में पसंद करने लायक कुछ है भी नहीं, और तुम सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लड़की हो, तो मैं समझ सकता हूँ राहिल के साथ तुम्हें अपनी जोड़ी पसंद नहीं होगी। अगर ऐसा है तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए और कुछ करूँ या ना करूँ। तुम्हें ज़बरदस्ती निकाहनामे में पर साइन ज़रूर करवा लूँगा। वो बड़े मज़े से उसके पास बैठते हुए बोला था, तो उसने घूर कर उसे देखा। पता नहीं आपको मुझसे क्या मसला है जो हर वक्त मेरे पीछे लगे रहते हैं। मैं आपको कुछ कहती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने पता नहीं मुझसे क्यों ज़िद बांध ली है। राहिल जैसे भी हैं कम से कम आपसे तो बेहतर हैं, और मैं उनके साथ कैसी लगूंगी आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उसका फ़ैसला करने वाले हमारे बड़े हैं। हर किसी को आपके फ़जूल बातों से कोई मतलब नहीं होता, तो प्लीज़ हर किसी से ये फ़जूल बातें ना किया करें, ख़ासकर मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे आपकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तंग आकर बोली थी। वो उसे तकलीफ़ देती थी कि वो उसके हर मसले में टांग अड़ाता था। एक तो ये इंसान उसे पहले दिन से ही पसंद नहीं आया था, और ऊपर से जो उसने आजकल उसे तंग करने का ठेका ले रखा था, ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरे वाह लड़की, तुम्हारे मुंह में तो ज़बान भी है, देख लें आप अम्मी ये क्या कह रही है। वो अपनी अम्मी की तरफ मुतवज्जा हुआ तो वो भी उसे हैरानगी से देखने लगी थी, क्योंकि इससे पहले उनका ध्यान उनकी बातों में बिल्कुल नहीं गया था कि वो उसने तो उसे क्यों तंग करते हो। वो पहले ही अपने माँ बाप की वजह से उदास है। जिनके माँ बाप नहीं होते इन बेटियों से पूछो ये वक्त कितना मुश्किल होता है, तुम उसे तंग मत करो। अम्मी ने उसे डांटते हुए कहा तो वो हैरत से अपनी माँ को देखने लगा। मतलब उन्हें ये लग रहा था कि वो इस लड़की को तंग कर रहा है। क्या वो इतना वेला है? वाह अम्मी, एक तो आपकी लाडली मुझे बातें सुना रही है और आप भी मुझे ही डांट रही हैं। उसने माँ को शिकायती निगाहों से देखा था। वो किसी को क्या बातें सुनाएगी बेटा, वो तो किसी से कुछ कहती भी नहीं है। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, उस पर इल्ज़ाम मत लगाओ। अम्मी की बात पर उसका मुंह हैरत से खुल गया था, जिस पर न चाहते हुए भी सरोज के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसकी मुस्कुराहट उसे सुलगाने के लिए काफ़ी थी। मिल गया जवाब आपको, तो प्लीज़ तशरीफ़ ले जाएं यहाँ से, हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। वो उसे देखते हुए बोली तो वह हैरानगी से उसे देखता वहाँ से उठ गया था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ने उससे ज़्यादा इस लड़की पर भरोसा किया था, और वो भी इस बात पर जो सच थी। वो सच में उसे बातें सुना रही थी, उसकी बेइज्जती कर रही थी, लेकिन अम्मी को अपने बेटे की इज़्ज़त से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। कैसे मासूम कह रही थी, तो क्या उनका बेटा मासूम नहीं था? वो सोचते सोचते अपने कमरे में चला गया था।
तुमने कपड़े क्यों धोए कंजिश? ये सारे कपड़े धो भी लेकर जाता है। वो आदमी हर महीने मुझसे पैसे लेता है। तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत है? और अगर करना ही था तो सिर्फ ताबान के करती, मेरे नहीं। हर काम को तुमने अपनी ज़िम्मेदारी बना लिया है। क्यों थका रही हो ख़ुद को कंजिश? इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुमसे शादी नहीं की बल्कि तुम्हें तनख्वाहदार मुलाजिम बना दिया है। तुम ताबान का ख्याल रख रही हो। क्या ये कम है कि साथ ये सब भी? मैं ख़ुद को एक ज़ालिम तरीन इंसान महसूस कर रहा हूँ जो अपनी नई नवेली बीवी पर बहुत जुल्म कर रहा है। अपने कपड़े अलमारी में इस्त्रीशुदा देखकर वो सीधा उसके सर पर सवार हुआ था। वो उसे इतना काम क्यों करने दे रहा था उसे ख़ुद भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब सच में ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। अभी उसे इस घर में आए वक्त ही कितना हुआ था कि वो घर का हर काम अपने ज़िम्मे ले चुकी थी। मुलाजमा को वो फारिग कर चुकी थी। उसके बेटे के सारे काम को खुद कर रही थी। इसके अलावा ताबान को दिल व जान से संभाल रही थी। उसके खाने पीने का ख्याल रख रही थी और फिर उसके कपड़े भी धो रही थी। और इसके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। ख़ासकर एक नई नवेली दुल्हन के लिए बहुत ज़्यादा, जिसे इस घर में आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे। वो ख़ुद को बहुत जालिम इंसान महसूस कर रहा था। हमारे घर में इतना काम होता ही कहाँ है जो आप इतना परेशान हो रहे हैं। और ये तो मैं ताऊ के कपड़े धो रही थी तो आपके भी मुझे नज़र आए। मैंने सोचा ये भी धो देती हूँ। कौन सा मेरे हाथ घिस गए हैं आपका काम करके जो आप इस तरह बोल रहे हैं? बल्कि मुझे तो खुशी होती है अपने घर के काम करते हुए, इसमें कोई कबाहत नहीं। और वैसे भी आपने मुझे कहा था कि आप मुझे इस घर में ताऊ की माँ बनाकर नहीं बल्कि अपनी बीवी बनाकर लाए हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके काम भी करूँ। ताई अम्मी कहती हैं शौहर के सारे काम अपने हाथों से करना बीवी का फ़र्ज़ होता है। और यकीन माने ये सारे काम करते हुए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता और ना ही मैं आपको ज़ालिम समझती हूँ। और ताई अम्मी को ये चीज़ पसंद नहीं है कि ताया अब्बू के कपड़ों को कोई मुलाजमा या बाहर का इंसान हाथ लगाएगा। और हमेशा उनके कपड़े अपने हाथों से धोती हैं, बल्कि वो मशीन में भी नहीं डालती कि कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन मैंने हाथ से नहीं बल्कि मशीन में डालकर धोए हैं। तो प्लीज़ आप परेशान मत हो। अब खाना तैयार है, मैं अभी लगाती हूँ। आप जाकर बाहर देखें। वो उसे बाहर जाने का कहती खुद अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी, जबकि वो भी मज़ीद वहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुका था। बाहर आते हुए उसे उसके पीछे से कंजिश की आवाज़ सुनाई दी थी। उफ़ ताऊ बेबी, आपके बाबा कितने खड़ूस हैं। देखा आपने कैसे डांट रहे थे मुझे। ये नहीं कि मेरे काम से खुश होकर मुझे चॉकलेट ही ला दें, उल्टा मुझे बातें सुना रहे थे। ताऊ के बाबा गंदे। ताऊ की मामा के लिए एक चॉकलेट तक लाने की तौफीक नहीं उनको। खैर, उन्होंने चॉकलेट क्या लाकर देनी है, ये तो उल्टा हमसे खफा हो रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर हमें अभी चॉकलेट नहीं मिली तो हम जब नानों के घर जाएंगे ना, तब बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आएंगे और आपके बाबा को झूठे मुँह भी नहीं पूछेंगे। ओके। उसने ताबान के सामने हाथ रखा था जिस पर वो उसके हाई फाई तो नहीं किया था, लेकिन वो उसके हाथों की मदद से ऊपर चढ़ने की तैयार हो गया था। वो अगले ही लम्हे उसे अपनी बाहों में उठा चुकी थी, लेकिन खामोश तो अब भी नहीं हुई थी। वो अपनी ही धुन में बड़बड़ाए जा रही थी, ये सोचे बिना कि अभी वो दरवाजे से बाहर नहीं निकला। वो खाना लेकर बाहर टेबल पर रखते हुए उसे खाना शुरू करने का कह चुकी थी, जबकि वो उसके आने का इंतज़ार करता रहा। जब तक वो खाना लगाकर फारिग होती तब तक उसने खाना शुरू नहीं किया था। वो इन मर्दों में से हरगिज़ नहीं था जिनको सिर्फ़ अपनी भूख की परवाह होती है। वो ख़ुद से ज़्यादा अपनों के बारे में सोचता था। 2 दिन के बाद संडे था और संडे के बाद उसने अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करनी थी। इस लड़की पर एतबार करने के लिए अब उसको किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता था। ताबान से वो हद से ज़्यादा मोहब्बत करती थी और ताबान को पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते में कबूल कर चुकी थी। वो ताबान के साथ उसकी खालिस मोहब्बत देखकर उस पर यकीन करने पर मजबूर हो चुका था और अब वो अपना रिश्ता भी इसके साथ मुकम्मल कर लेना चाहता था।
बेशक ये लड़की उसके लिए एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित होने वाली थी और इसके साथ वो यकीनन एक बहुत ही खुशगवार और कामयाब ज़िंदगी गुजारने वाला था। हाँ, लेकिन अब उसे जायशा से शादी पर पछतावा हो रहा था कि काश ये लड़की पहले उसकी ज़िंदगी में आई होती। न जाने क्यों हम ज़िंदगी के फ़ैसले करने में इतनी गलतियाँ कर जाते हैं। उसे जायशा कभी भी पसंद नहीं थी और ना ही उसने जायशा को कभी अपनी ज़िंदगी में अहमियत दी थी। उसे ये जानकर हैरत हुई थी कि जायशा उसकी माँ की पसंद थी और उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश भी। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कभी अपनी सहेली की बेटी का इस अंदाज़ में ज़िक्र नहीं किया था। जायशा कभी भी उसकी पसंद के मुताबिक नहीं हो सकती थी, ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था। लेकिन जब ये पता चला कि वो उसकी माँ की ख्वाहिश है तो वो खामोश हो गया, क्योंकि वो अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को टाल नहीं सकता था। वो अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता था। तो शादी क्या चीज़ थी? जायशा की आज़ाद ख्याली के बारे में वो शादी के पहले दिन से जानता था, लेकिन उसने इस रिश्ते को हर हाल में निभाना था। उसे यही लगता था कि आज नहीं तो कल जायशा अपनी ज़िंदगी की तरफ मुतवज्जा हो जाएगी, लेकिन उसकी सोच ही रही थी और आज उसकी वो सोच एक मुकम्मल नया रूप इख्तियार कर चुकी थी। आज जायशा की जगह कंजिश थी, जो बेशक उसके लिए एक बेहतरीन जीवन साथी साबित हो सकती थी, लेकिन इस लड़की को समझना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उससे किस तरह की उम्मीद रखती हैं। अगर उसे चॉकलेट चाहिए थी तो वो उसे बोल भी तो सकती थी, लेकिन नहीं, उसने तो अपने बेटे से उसकी शिकायतें करनी शुरू कर दी थी। वो हर थोड़ी देर के बाद उसके कान में कुछ ना कुछ बोलती थी, जिस पर वो खिलखिला कर हंस रहा था। एक तो न जाने कैसे वो इतने छोटे से बच्चे से ऐसी सीरियस अंदाज में बात कर सकती थी जैसे वो उसकी हर बात को सुन रहा हो, समझ रहा हो और अभी इस मसले का हल निकाल कर उसके सामने पेश कर देगा। थोड़ी देर पहले उसके फ़ोन पर एक वीडियो आई थी जिसे देखकर उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो बिना कुछ भी बोले उसे नज़रअंदाज करता अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगा था। जब कमरे में आया तो उसको मैसेज किया था कि वो उसे उसके कमरे में मिले और अब तकरीबन रात के 1:15 वो उसके कमरे में दाखिल हुआ था। उसकी हालत ऐसी हरगिज़ नहीं थी कि वो इससे बात कर सकता। राहिल का कहना था कि वो अभी नींद से उठकर आया है, इसलिए उसकी आंखें ऐसी हो रही हैं, लेकिन शायद वो भूल चुका था कि उसके सामने खड़ा शख्स कोई आम इंसान नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को जड़ से पकड़ने वाला इंसान है। लेकिन राहिल यही कोशिश कर रहा था कि उसे पता ना चल सके कि वो किस हाल में है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम बात करने के लायक हो, जाओ जाकर सो जाओ, सुबह बात करते हैं, वो उसे देखते हुए बोला। उसे इस वक्त अच्छा खासा गुस्सा आया था। दिल तो चाहा कि रख के एक थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारे, लेकिन वो इतना बदलिहाज नहीं था। जो भी था, लेकिन वो फिर भी वो उससे बड़ा था और इस तरह की बदलिहाजी नहीं कर सकता था। हाँ, लेकिन फ़ैसला ज़रूर कर सकता था। तुम ठीक कह रहे हो, मेरा कज़न भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। उसके जाते ही उसने अपने आदमी को फ़ोन किया था, जिसने उसे थोड़ी देर पहले एक वीडियो भेजी थी। इसमें राहिल सिगरेट पीते हुए मुकम्मल नशे की हालत में था। मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं उसे बचाने की या उसके गुनाह को छुपाने की कोशिश करूँगा। तुम राहिल का पीछा करो, राहिल हमें किसी भी बड़ी मछली तक पहुंचा सकता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि राहिल को इन सब लोगों के साथ ज़्यादा वक्त गुजरा है, लेकिन इतना यकीन है, यकीन से कह सकता हूँ कि वो इनके बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे भाई को अरेस्ट कर लेना, मुझे कोई मसला नहीं है, बस मुझे इस केस का हल चाहिए। वो अपनी बात मुकम्मल करता दूसरी तरफ की बात सुनने लगा था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुजरिम कौन है, मुझे फ़र्क इससे पड़ता है कि गुनाह किस हद तक बढ़ चुका है और मैं कानून का मुहाफ़िज़ हूँ। सबसे पहले अपने फ़र्ज़ को देखूँगा। ठीक है, तुम अपने काम पर फोकस करो, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे फ़ौरन बता देना। वो अपनी बात ख़त्म करते हुए फ़ोन रख चुका था। उसकी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वो मुसलसल यही दुआ मांग रहा था कि राहिल इन सब चीज़ों में शामिल ना हो, लेकिन वो जानता था कि वो इन सब चीज़ों में शामिल है
और इसे जल्द ही बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा जो उसके और उसकी फ़ैमिली के लिए बहुत मसले पैदा कर सकता था। उसने चॉकलेट वहीं बेड पर रख दी थी, लेकिन खुद ही उठाएगी इस सोच के साथ वो वहीं बेड पर बैठकर लैपटॉप पर अपना काम निपटाने लगा, जबकि ताबान बेड पर लेटा अपने नन्हे से हाथ से अपना नन्हा सा पैर पकड़े मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था। उसे बेटे की यह हरकत नागवार गुजरी तो हाथ बढ़ाते हुए उसका पैर उसके मुंह से और हाथ से निकालकर सीधा कर दिया। ताबान ने मुंह बसोरा और फिर हाथ पैर मारने में मसरूफ़ हो गया। शायद इस वक्त उसका रोने का मूड नहीं था। वो बर्तन धोकर हाथ दुपट्टे से साफ़ करती कमरे में आई तो पहली नज़र अपने लाडले पर और दूसरी नज़र पास ही रखी चॉकलेट पर गई। वो चॉकलेट लेकर आया था उसके लिए। इस तरह की कोई गलतफहमी उसे नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके सामने वो ख़ुद को बहुत मैच्योर ज़ाहिर कर रही थी। अब वो एक शादीशुदा लड़की ख़ुद को बच्ची तो बनाकर उसके सामने पेश कर नहीं सकती थी। उसने उसे बिल्कुल भी नहीं बताया था कि उसे चॉकलेट पसंद है, क्योंकि ताई अम्मी ने उसे कहा था कि वो उसके चोंचले हरगिज़ नहीं उठाएगा और ना ही वो अपनी खुशी से उसे साथ लेकर जा रहा है। उसने सिर्फ उससे अपने बेटे के लिए शादी की है। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो उसकी किसी खुशी को पूरा करेगा। तो क्या वो ताबान के लिए लेकर आया था, लेकिन वो सिर्फ 3 महीने का बच्चा है, कैसे खाएगा। वो परेशान होकर उसे देखने लगी। ताहू चॉकलेट नहीं खा सकता, वो छोटा है ना, अभी तो उसकी दांती भी नहीं आई। वो उसे देखते हुए बताने लगी। दावर ने एक नज़र घूर कर इस लड़की को देखा था, जो कल बड़े मज़े से अपने बेटे से शिकायत लगाकर कह रही थी कि तुम्हारे बाबा को इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो तुम्हारी मामा के लिए एक अदद चॉकलेट ही ले आए, और आज जब वो ले आया तो बहुत अब नखरे दिखा रही है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के दांत नहीं हैं और वो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन आइंदा मैं ख्याल रखूँगा। बीबी, अब आप अपने बेटे को संभालें और मुझे मेरा काम करने दें। ना मुझे तुम्हारी आवाज़ आनी चाहिए और ना ही तुम्हारे लाडले की याद रखना। वो दांत पिस कर कहता दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया, जबकि वो फर्माबरदारी से हाँ में सर हिलाती ताबान के पास बैठकर उसके साथ खेलने लगी। ताऊ बेबी, अगर आप माइंड ना करो तो ये चॉकलेट मम्मा खा लें, क्योंकि आप तो वैसे भी नहीं खा सकते, आपकी तो दांती नहीं है ना। वो काफ़ी देर चॉकलेट को देखती सोचती रही कि क्या करे, फिर अपने ताऊ बेबी से पूछने लगी। वो अपना तमाम तर ध्यान अपने काम की तरफ लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बात सुनते ही दावर की घनी मूंछों तले उनाबी लब मुस्कुरा उठे थे, और इसके यूं इजाज़त मांगने पर ताबान साहब ने खूब जोश व खरोश से हाथ पैर चलाए थे, जिस पर वो खिलखिलाकर ओ मेरा बेबी, पाला बेबी, थैंक यू सो मच, लेकिन आपकी मामा के लिए नहीं खाएगी। मामा को छोटू बेबी को भी खिलाना आता है। वो पैक खोलकर चॉकलेट को अपनी उंगली पर ज़रा सा लगा कर उस नन्हे से लब के साथ टच कर दी। एक बाइट खुद भी ले रही थी। यम्मी है ना, उसने पूछा, जबकि ताबान अपने लबों पर ज़बान बार बार फेरता फुल जोश में न जाने कौन सी ज़बान में अपनी मामा के साथ गुफ्तगू कर रहा था। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे से बात करते इतने प्यारे लग रहे थे कि दावर चाह कर भी अपनी निगाहें इन दोनों से हटा नहीं पा रहा था। आज रात पार्टी थी तो उसे जल्दी घर के लिए निकलना था। अपना सारा काम ख़त्म करके उसका इरादा वापस जाने का था। अभी वो अपना काम निपटा ही रहा था जब जैन अंदर दाखिल हुआ। यार, तुम्हारा ये भाई कितना तेज़ है, इसने तो मेरा आधे से ज़्यादा काम कर दिया। मानना पड़ेगा इस बंदे को। अब इसको बताए हुए मुझे वक्त ही कितना हुआ था, इसने मुजरिम को भी मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। कसम से मैं तो इस बंदे का फ़ैन हो गया हूँ। वो अपनी धुन में चले जा रहा था, जबकि वो जैन को देखता एक नज़र बाहर कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए जावर को देखने लगा। जावर तो
जावर तो मेरे केस पर काम कर रहा है। तुमने उसे कब कहा केस सॉल्व करने के लिए? वो मेरे अंडर है, तुम उसे कैसे कोई काम दे सकते हो? उसे न जाने क्यों जैन पर गुस्सा आने लगा था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं तुमसे इजाज़त मांगने वाला था। इसके सिलसिले में मुझे वो काफ़ी ज़्यादा ज़हीन लगा है और यही मैंने सोचा है कि वो मेरे काम आ सकता है, तो मैं तुमसे इस बारे में बात करने के बारे में सोच रहा था। मैंने उसे भी इस बारे में बताया था। उसे मेरे केस पर काम करने में कोई एतराज़ नहीं था। मैंने सोचा जब तुम्हारे केस पर वो अपना काम मुकम्मल कर देगा तो मेरी थोड़ी सी मदद करवाएगा। लेकिन यार सच में बहुत होशियार है। अभी मैंने उसे सिर्फ कुछ डिटेल्स ही बताई थी काम के बारे में और वो आधे से ज़्यादा काम ख़त्म कर चुका है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। देखो ज़रा इस फ़ाइल को। वो फ़ाइल उसके सामने खोलने लगा, लेकिन दावर ने गुस्से से फ़ाइल बंद करके टेबल पर पटक दी। मैं इसे कितने दिनों से अपने काम के लिए कह रहा हूँ, लेकिन वो मेरा काम छोड़कर तुम्हारे इन फजूल कामों में लगा हुआ है। हद होती है। जैन, तुम मेरे अंडर काम करने वाले ऑफिसर को अपने कामों में क्यों लगा रहे हो? किसकी इजाज़त से तुमने उसे किसी और काम पे लगाया? अगर तुम उसे कोई काम दे रहे हो तो कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। सिर्फ इसकी वजह से आज एडवोकेट मलिक की जान ख़तरे में है, क्योंकि मैंने इसे इसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करने के लिए कहा था और वो उस वक्त ये तुम्हारे किसी काम के लिए गया हुआ था। उसे इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था और जैन के साथ दोस्ती भी वो सिर्फ दोस्ती के वक्त ही निभाता था। इस वक्त वो इसका जूनियर था और वो सीनियर होने के नाते उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहा था। आई एम रियली सॉरी यार। मैं तो बस तुम्हें ये बताने आया था कि मैं उसकी मदद चाहता हूँ अपने केस के लिए, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था तुमने उसे किसी और काम के लिए भेजा हुआ है। मैं आइंदा एहतियात करूँगा। तुम फ़िक्र मत करो, मैं उसे अभी मना कर देता हूँ अपने काम के लिए। उसके गुस्से को देखते हुए जैन ने उसे समझाने के लिए कहा। तो मैं उससे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। कल मैं खुद ही उससे इस मौजू पर क्लियर बात कर दूंगा। वो कहते हुए कमरे से बाहर निकलकर जावर की टेबल के सामने जा रुका। इंस्पेक्टर, आप मेरे अंडर काम कर रहे हैं तो मेरे ऑर्डर्स के बिना आप किसी और इंस्पेक्टर की कोई बात नहीं मान सकते। जब तक आपको मेरी तरफ से ऑर्डर जारी ना किया जाए तब तक आप अपनी मर्ज़ी का काम नहीं करेंगे। यही आपके हक़ में बेहतर रहेगा। आप ये मत भूलें कि आपको आपकी कारकर्दगी के स्टार्स मैंने देने हैं, किसी और ने नहीं। इसलिए बेहतर है कि आप मेरे काम पर ध्यान दें। वो काफ़ी सख्ती से उससे बात कर रहा था, जबकि वो सर झुकाए उसकी बात को सुनकर हाँ में सर हिला गया। दावर चला गया तो वो सुकून से कुर्सी पर फैल कर बैठ गया। आज तुम्हारे साहब सुबह सुबह चले गए। इन्हें क्या हमें डांटने के अलावा और कोई काम नहीं है? और ये तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वो कांस्टेबल को देखते हुए कहने लगा। वो साहब अपने घर गए हैं, आज उनके घर में पार्टी है ना, हम भी सब वहीं पर जाने वाले हैं। आप भी आ रहे हैं क्या हमारे साथ? वो उससे पूछने लगा। नहीं, मैं तो नहीं आ रहा, मुझे किसी पार्टी पर इनवाइट नहीं किया गया है। लेकिन पार्टी किस चीज़ की है ये भी तो बताओ। इन साहब का बर्थडे तो है नहीं आज, उसने यकीन से कहा था, क्योंकि इसका बर्थडे उसका बाप अकेले ही सही लेकिन बहुत खुशी से मनाता था, इसलिए उसकी सालगिरह की तारीख उसके जहन में हमेशा से महफूज थी। नहीं जी, साहब की सालगिरह नहीं है, उनके वलीमे की दावत है। उन्होंने दूसरी शादी की है ना, बस इसी के सिलसिले में पार्टी दी है। वो जो पानी का गिलास अपने लबों से लगाए उसके जवाब का मुंतज़िर था। इस जवाब पर उसके मुंह से पानी बाहर निकला था। क्या दूसरी शादी? उसने दूसरी शादी कब की और क्यों? वो तो पहली शादी से बड़ा खुश था और इसका बच्चा भी तो था। पहली शादी से उसने दूसरी शादी कर ली। पहली वाली कहाँ गई? वो जल्दबाजी में कितने सवाल पूछ गया था। जी साहब, उनका एक बच्चा भी है पहली शादी में से, लेकिन पहली बीवी को छोड़ दिया है, अब दूसरी बीवी के साथ रहते हैं। दूसरी बीवी अपने फारूक साहब की भतीजी है। पहली बीवी को क्यों छोड़ा, दूसरी शादी क्यों की, ये सब कुछ तो मैं नहीं जानता। बस इतना पता है कि उनका बच्चा अब उनकी दूसरी बीवी के पास ही होता है, क्योंकि शादी से पहले तो वो उसे यहाँ लाया करते थे और उसने तफसील से उसे बताया था। प्यारे बाबा, आज मैं आपको ख़बर सुनाऊंगा जो यकीनन आपको झटका देगी, क्योंकि वो ख़बर है जो आपसे पहले मुझ तक पहुंची है। उसे इस खबर की जल्दी से जल्दी अपने बाप तक पहुंचाना था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि बाबा से पहले कोई बात दावर के बारे में उसके कान तक पहुंची थी।
मतलब वहाँ पार्टी कर रहा है और आप इस पार्टी पर जाएंगे? हरगिज़ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी महफ़िल का हिस्सा बनने के लिए। उसने हमारी बेटी की जगह किसी और को दे दी है, इसलिए वो ये पार्टी दे रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको भी उधर जाने की, हमारी बेटी की बर्बादी की पार्टी है ये। शकीला बेगम का तो बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर जाएं। उनके दामाद ने दूसरी शादी कर ली थी और अब वो उसकी पार्टी दे रहा था। ये बात उन्हें किसी तो और हज़म नहीं हो रही थी। वो जो इतनी लंबी प्लानिंग करके बैठे थे, सब धरी की धरी रह गई थी। अब वो लोग सिवाय हाथ मलने के और कुछ नहीं कर पा रहे थे। अरे चुप करो, तुम्हारी बेटी ने तो ज़िंदगी अज़ाब कर दी है मेरी, और अब तुम भी वही काम कर रही हो, बेवकूफ़ औरत। तुम्हारी बेटी को अभी तक तलाक नहीं हुई है जो तुम मरे जा रही हो। ये उसकी गलतियों का नतीजा है। खुद तो जाकर बैठ गई है वहाँ ड्रामे करने के लिए, और अपने साथ साथ हमारी उम्मीदों पर भी पानी फेर गई है। उससे कहो कि उसने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन अभी तक उसके पास मौका मौजूद है। अभी तक उसके उसको अभी तक उसकी तलाक नहीं हुई है। जब तक वो उसे तलाक नहीं ना दे दे, तब तक उम्मीद का दामन हाथ से छूटने मत दो। अब तुम्हारी बेटी इतनी काबिल तो है ना कि वो अपनी जगह वापस हासिल कर ले, और वैसे भी तुम्हारी बेटी उसके बच्चे की माँ है और इस बात से वो कभी इनकार नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारी बेटी का बच्चा उसकी जायदाद का वारिस बन सकता है। और एक बात हमेशा याद रखना, इतने कम सिन बच्चे को कोई भी कानून बाप के हवाले नहीं करेगा। अगर तुम्हारी बेटी ने इस पर एक केस कर दिया ना, तब भी हमारा काम बन जाएगा। वो उन्हें समझाते हुए बोले थे। उनकी बात गलत तो हरगिज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की जगह किसी और को देखकर उन्हें सुकून कैसे आता। अब मज़ीद नखरे करना बंद करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो ख़ुद घर आकर इनविटेशन कार्ड दे कर गया है, और अगर हम नहीं जाएंगे तो उसे यहाँ यही लगेगा कि हम उसकी खुशी में खुश नहीं हैं, जबकि मैंने उसकी खुशी में खुशी का इजहार कर दिया है। मैंने उसे बताया है कि सारी ज़िंदगी मेरी बेटी की है, सारी गलती मेरी बेटी की ही है। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो इसमें सारा कसूर मेरी अपनी बेटी का है। दावर से कोई शिकवा गिला नहीं, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर कि उसने दोबारा से अपना घर बसा लिया है। और तुम्हें भी अभी यही ड्रामा करना होगा, क्योंकि अपनी बेटी की गलतियों पर पर्दा तो हमने ही डालना है। और ये तुम्हें भी तो देखना है कि जिस लड़की से उसने शादी की है वो कैसी है, कितनी चालाक है, और हमारे लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकती है। वो बहुत गहराई से इस बारे में सोच रहे थे। लड़की क्या होगी, कोई औरत होगी। औरत मुझे तो लगता है उसकी दूसरी शादी होगी। हमारी बेटी से तो चालाक ही होगी। हमारी बेटी को तो अपने ख्वाब पूरे करने से फुर्सत नहीं है, वो क्या अपना घर बसाएगी। मुझे तो डर लगता है कि उसकी दूसरी बीवी कहीं मेरी बेटी का घर बर्बाद ना कर दे। मेरी बेटी अपने बचपने में बस कर दो बेगम, तुम्हारी बेटी के बचपने ने ही तो सारी तबाही मचाई है। सारी प्लानिंग कर रखी थी मैंने, तुम्हारी बेटी ने बिगाड़ दी। अब तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं खुद कर लूँगा। मैं दावर को अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकता, वरना मैं बर्बाद हो जाऊँगा। जाओ जल्दी से जाकर अपनी तैयारी मुकम्मल करो। मेरे साथ आना है और बहुत खुशी से आना है, याद रखना। वो बेहद गुस्से से कहते कमरे से निकल गए थे, जबकि शकीला बेगम को ना चाहते हुए भी तैयार होकर उनके साथ जाना पड़ा। जाने पर राज़ी होना पड़ा था। आ जाओ यार, मैं तुम्हें अपने होने वाली भाभी से मिलवाती हूँ। ये रही मेरी भाभी। आज जुबारिया की दो सहेलियाँ आई हुई थीं जो उससे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो वो उन्हें उसके कमरे में ले आई। ये तो बहुत प्यारी हैं, लेकिन तुमने इन्हें क्यों छुपा रखा है? कहीं नज़र लग जाने का डर तो नहीं? भाभी के लिए बड़ी पॉजिटिव हो, उसकी सहेली ने उसे छेड़ते हुए कहा। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, लेकिन मैं इसे नहीं छुपाती। ये खुद ही छुप कर रहने की खुद ही आदी हैं। मेरा मतलब है, इसे ज़्यादा लोगों में बैठना पसंद नहीं।
ये तन्हाई पसंद है। वह उसे अपनी बाहों के हसार में लेते हुए बोली तो सहर मुस्कुराकर उनसे हेलो करने लगी थी। और सुनाओ सहर, हमारे दुल्हा मियाँ से बातचीत होती रहती है या नहीं? तुम्हारी होने वाली नन के तो कहानियाँ ही ख़त्म नहीं होती। उसे अपने मंगेतर के बारे में ज़ुबारिया की सहेली उसे देखते हुए बताने लगी। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मेरे भाई से ठीक से बात भी नहीं करती, इतना शर्माती है कि क्या बताऊँ। इतना शर्मा कर मैं तो एक दिन में ही थक जाऊँ। अपने लिए ख़ुद बात करने की हिम्मत रखती हूँ, किसी दूसरे की ज़बान की ज़रूरत पेश ना आए। इस बेचारी को तो ख़ुद से बोलना तक नहीं आता। समझ नहीं आता मेरा भाई इसके पीछे पागल कैसे हो गया। कभी कभी तो मुझे अपने भाई पर तरस आता है कि उसे गूंगी लड़की मिल रही है, क्योंकि जो लड़की अपने लिए भी आवाज़ ना उठा सके, मेरे लिए तो वो गूंगी होने के बराबर है। वो अपने बालों की कटिंग को पीछे करते हुए अदा से बोली थी। सहर चाह कर भी नहीं बता सकती थी कि बड़ों के फ़ैसले के आगे फ़ैसले का एहतराम करना उसकी तरबियत है। हाँ यार, ये मैं ख़ुद देख रही हूँ, ये तो बिल्कुल बात भी नहीं करती। कैसी बोरिंग भाभी है। तुम छोड़ो इसे, अपने मंगेतर के बारे में बताओ, उसका क्या हाल अहवाल है? कब तक शादी है तुम दोनों की? वो शहर के टॉपिक से हटकर दूसरी तरफ आ गई थी। अरे वो तो मरा जा रहा है शादी के लिए, लेकिन फ़िलहाल मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अभी थोड़ी सी आज़ादी चाहती हूँ। उसने बड़े मज़े से झूठ बोला था। शहर उसे देखकर रह गई। ये शादी नहीं चाहती थी या वो ख़ुद ही शादी नहीं करना चाहता था? अरे यार, क्यों इनकार कर दिया? तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए, और वैसे भी अब कौन सा तुमने कुछ और करना है, तो शादी ही करवा लो। कम से कम हम तो एंजॉय कर सकेंगे ना। हाँ, सोचा तो था अब शादी के बारे में फ़ैसला करने का, लेकिन अभी मूड नहीं बन रहा, और वैसे भी अभी हम मंगनी को एंजॉय कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ना एक बार अपने उनको आज़मा लेना चाहिए कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दूसरी लड़की कहने लगी, जो उसके स्टाइल और बातों से काफ़ी हद तक जलन महसूस कर रही थी। उसकी जलन उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी, जिसे उसने छुपाने की कोशिश भी नहीं की थी। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझे उसे आज़माने की ज़रूरत नहीं, उसने काट खाने वाले अंदाज में कहा था। शहर इन लोगों के अपने आप को बहुत गैर अहम महसूस कर रही थी। उसका दिल चाहा कि वो उठकर यहाँ से चली जाए, लेकिन वो अपने कमरे में जाती भी तो कहाँ जाती, इसीलिए खामोशी से इन लोगों की ये बातें सुनती रही। तुम्हें उसे एक बार आज़मा लेना चाहिए, ताकि तुम्हें पता चल सके कि वो तुमसे कितना प्यार करता है और तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। वो मोहब्बत ही क्या जिस पर भरोसा ना हो। तुम्हें अपनी सहेलियों की बातों में हरगिज़ नहीं आना चाहिए। जावर भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और तुम्हें इस बात पर यकीन होना चाहिए। अपनी सहेलियों की बातों में आकर तुम किसी की मोहब्बत पर शक नहीं कर सकती। वो उसे समझा रही थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे उसे आज़माना होगा ताकि मैं इन दोनों पर यह साबित कर सकूं। तुम नहीं जानती, अगर मैं पीछे हटी ना तो ये दोनों मेरे पूरे ग्रुप में मुझे बदनाम कर देंगी। हर किसी को बता देंगी कि मैं पीछे हट गई हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैंने जावर को आज़माया था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोल रही थी। शहर को उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। उसे कभी नहीं लगा था कि वो किसी की बातों में आकर उसकी मोहब्बत पर शक करने लगेगी। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें शक आ जाए। वो किसी की बातों को इतना सीरियस कैसे ले सकती थी? उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था। अगर ये बात जावर को पता चलती तो उसे कितना दुख होता। मेरी बात को मानो ज़ुबारिया, इन सब चीज़ों से दूर रहो। कल को इनके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। उल्टा सीधा सोचने लग गई हो। वो तुमसे मोहब्बत करता है तभी तो तुमसे शादी करेगा ना। वो उसका हाथ थामते हुए समझाने लगी। वो मुझसे शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि ये उसके माँ बाप का फ़ैसला है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, और अगर करता है तो कितनी करता है। वो मेरी मोहब्बत में क्या कर सकता है, ये तो उसे बताना ही पड़ेगा। वो सोचते हुए उठी थी और फिर नीचे चली गई। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, शहर को कुछ भी समझ ना आया। ये ठीक है ना ताहू बेबी, बताओ मामा कैसी लग रही हैं? वो आईने के सामने फ़्रॉक को चुटकियों में थामे पूरा लहरा कर अपने नन्हे से बेटे को दिखा रही थी। ताबान
के सामने उसका तकिया था और वो तकिए के ऊपर से झांकता उसे देख रहा था। कल ताया अब्बू दिन में उससे मिलने आए थे तो उन्होंने ही कहा था कि उसे तकिए के ऊपर उल्टा लिटाया करो ताकि उसकी गर्दन में थोड़ी सी जान आए, और कल से ही वो ताया अब्बू के इस बात पर अमल कर रही थी, जिस पर वो काफ़ी खुश भी लग रहा था। इस वक्त वो अपनी ब्लू फ्रॉक को पूरी तरह संभाले उसे दिखा रही थी, जबकि वो अपने दोनों हाथ मुंह में डाले अपनी मम्मा को देख रहा था। वो काफ़ी सोचा विचार के बाद वो बोला, हाय मेरे बेटा, मुझे ब्यूटीफुल कह रहा है। वो अपने ताऊ के पास आते उसके फूले फूले गालों को चटाचट चूम चुकी थी, जिस पर वो भी खिलखिलाया था। कल ताया अब्बू ने कहा था कि 3 महीने का बच्चा होने के लिहाज से ताबान काफ़ी कमज़ोर है तो उसे ताऊ का ख्याल रखना होगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने बेटे के लिए क्या करे कि उसकी सेहत अच्छी हो जाए, जिस पर ताया अब्बू ने कहा था कि वो उसे चूसनी में फ्रूट्स का रस डालकर दिया करे। इससे उम्मीद है कि जल्दी वो अपनी उम्र के लिहाज से सेहतयाब हो जाएगा। उसे तो वो कमज़ोर नहीं लगता था। फूले फूले गालों के साथ सुर्ख और सफ़ेद रंगत तो किसी का भी दिल पिघला सकती थी। उसे मुकम्मल तैयार करने के बाद उसने अपनी तैयारी शुरू की थी। अभी तक वो अपनी फ़्रॉक पहनकर बाल बनाते हुए स्कार्फ पहनने लगी थी जब दावर कमरे में दाखिल हुआ। पार्टी का सारा सामान आ चुका था। वो शाम से ही घर पे अपने कामों में मसरूफ़ था। उसकी पहली नज़र बेड पर उल्टे लेटे ताबान पर पड़ी, जो एक सफ़ेद रंग के कुर्ता शलवार के साथ छोटी सी वेस्टकोट में बिल्कुल शहज़ादा लग रहा था। बेसाख्ता उसके मुंह से माशाल्लाह निकला था और वो जो अपनी ही तैयारी में मगन थी, बेसाख्ता दरवाज़े की तरफ मुड़ी थी और फिर दूसरी बार उसके मुंह से माशाल्लाह निकला था। वो इतनी हसीन भी लग सकती थी, ये उससे पहले शायद दावर ने कभी सोचा ना था, या शायद आज वो उसे किसी और नज़र से देख रहा था। इस वक्त उसने कोई मेकअप वगैरह नहीं कर रखा था, बल्कि हल्की सी लिपस्टिक के साथ आंखों में गहरा काजल डाले वो अपना स्कार्फ बांध रही थी। हम बस आ रहे हैं, आपके कपड़े मैंने इस्त्री करके रखे हैं, आप प्लीज़ जल्दी से तैयार हो जाएं। उसने एक बार फिर से इन कपड़ों की तरफ इशारा किया था जो वो पहनने से इनकार कर चुका था। अब इतनी मॉडर्न पार्टी में वो इतने ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहन सकता था, लेकिन ये बात उसे कैसे समझाता था। इस वक्त वो जितनी भी खूबसूरत लग रही थी, न जाने क्यों चाह कर भी उसे इनकार नहीं कर पाया। बास्केट को एक तरफ रखते हुए कपड़े लेकर वाशरूम में घुस गया। वापस आया तो वो बेड पर बैठी अपनी हील पहनने में मगन थी। मैं कोई और जूते पहन लूँ, हील में ताऊ को कैसे उठाऊँगी, ये तो मुझे चलने भी नहीं देंगे। वो जैसे ही वाशरूम से बाहर निकला वो अपना मसला बयान करने लगी। वो उठकर खड़ी हुई तो उसकी हाइट उसके कंधे को छूने लगी थी, और ये बात उसने आज ही नोट की थी कि वक़्त के लिहाज से उससे काफ़ी छोटी थी। तुम मत उठाना, मैं उठा लूँगा, और वैसे भी मेरा शेर खुद चला जाएगा। अब तो इसने जूते भी पहन रखे हैं। ताऊ की मामा बड़े प्यार से जूते लेकर आई हैं ताऊ के लिए। वो ताऊ के सामने अपने दोनों हाथ करने लगा तो उसके ऊपर चढ़ने की उसने हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी। आखिरकार उसने खुद ही उसे उठा लिया। वेस्टकोट पहने मैचिंग करेंगे, उसने बड़ी मोहब्बत और मासूमियत से कहा था। ना चाहने के बावजूद भी कोई इनकार ना कर सका। उसने आहिस्ता से ताऊ को उसके हवाले किया और बास्केट उठाकर पहनना शुरू की। मेहमान आना शुरू हो चुके थे। इस वक्त दरवाज़े पर होना बहुत ज़रूरी था। लीजिए ताऊ की मामा, मान लिया आपकी बात। उसकी बात पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो अपने अंदर की खुशी अपने अंदर तक ही रखे हुए था, लेकिन शायद अब वक्त आ गया था कि वो उस लड़की को बता दे कि इतने दिनों में वो उसके लिए क्या सीखे बुरी तरह कांपने लगे थे। उसकी इतनी सी जसारत ने उसकी ये हालत कर दी थी। न जाने उसका रात में क्या हाल होने वाला था। उसने तो उसे सिर्फ वलीमे की रात तक ही वक्त दिया था, यानी कि आज उसका वक्त ख़त्म हो गया है। उसे तो ये बात याद भी नहीं थी, लेकिन दावर अच्छी तरह याद करवा गया था। महफ़िल शुरू हो चुकी थी। सब लोग बहुत अदब व एहतराम से उसे मिल रहे थे। उसने सब लोगों को उनकी फ़ैमिली के साथ इनवाइट किया था। सबके पूछने पर उसने बड़ी फुर्सत से जवाब दिया था कि पहले शादी उसकी अरेंज मैरिज थी, लेकिन इस बार उसने खुद ही अपनी पसंद की शादी की है, और सब लोग ही उसके साथ मौजूद छोटी सी लड़की को देखकर उस पर रश्क कर रहे थे। एक शादीशुदा आदमी जो कि बच्चे का बाप था, उसके पहलू में इस तरह के नाजुक सी लड़की सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई थी। फ़ारूक साहब को किसी के भी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। उसने सबसे यही कहा था कि उसने खुद ही एक पार्टी के दौरान कंजिश को देखा था, उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया। उसने अपनी पहली बीवी को छोड़ने का फ़ैसला काफ़ी अर्से पहले ही कर लिया था और ख़ुद भी मज़ीद उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, तो बेहतर था कि वो अपनी राह अलग कर लें। और जैसे ही इन दोनों की राहें अलग हुई, उसने थोड़े अरसे के बाद ही दूसरी शादी कर ली थी, और वो भी इस लड़की के साथ जिसे वो पसंद करता था।
और इस वक्त वो एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा था। उसकी पहली बीवी को इस बच्चे से भी कोई ख़ास लगाव नहीं था, तभी तो उसने बच्चे की कस्टडी के लेने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया था। ऐसे में वो पुरसुकून सा अपनी बीवी और बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। ताहू और कंजिश की मोहब्बत पर वहाँ मौजूद कोई भी शक की निगाह से नहीं देख सकता था। वो दिखने में ही बहुत खालिस थी। हर कोई कंजिश की तारीफ़ों में लगा हुआ था। सबको ही वो प्यारी नाजुक सी लड़की बहुत पसंद आ रही थी। वो भी इन सब को हैरान देखकर मुस्कुरा रहा था। इन सब के लिए ये बात बहुत बड़ा झटका था कि उसने जिस लड़की से शादी की है वो कोई औरत नहीं बल्कि छोटी सी लड़की है जो अपनी उम्र के सर्द व गर्म को भी ठीक से नहीं समझ सकती। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं था कि वो दोनों एक साथ खड़े बेहद प्यारे लग रहे थे। यहाँ मौजूद लोग बहुत फॉर्मल सी ड्रेसिंग करके आए हुए थे। बेशक वो सब में बहुत ज़्यादा नुमाया थे। ख़ासकर ताहू इस वक्त हर किसी की तवज्जो का मरकज़ था। कंजिश ने तो खुदा का शुक्र अदा किया था कि उसने ताहू को तैयार करते ही निकाह नज़र का टिका लगा दिया था, वरना न जाने इतने लोगों के बीच में उसके मासूम से बच्चे का क्या हाल होता। वो बार बार दरवाज़े की तरफ जा रहा था। आने वाले बहुत सारे मेहमानों को उसने वेलकम किया था। चले खाना लगा देते हैं, तकरीबन सभी मेहमान आ चुके हैं जिनकी लिस्ट आपने तैयार की थी। वो उसके पास रुक कर कहने लगी थी, हाँ कुछ और मेहमानों ने आना था, लगता है वो नहीं आने वाले। वो कुछ सोचते हुए बोला, कुछ ख़ास मेहमान थे क्या? वो पूछे बिना ना रह सकी। बहुत ज़्यादा ख़ास तो नहीं थे, लेकिन उन्हें आना चाहिए था। दरअसल मेरी पहली बीवी साइशा के वालिदैन थे। मैं चाहता था वो लोग भी यहाँ आएँ और तुमसे मिलें। वो लोग ताबान से बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं कभी किसी की मोहब्बत पर शक नहीं करता। मैं चाहता था कि वो एक बार तुमसे मिल लें ताकि उनकी जो सोच है सो तेरी माँ को लेकर वो ख़त्म हो सके, लेकिन शायद वो लोग यहाँ नहीं आना चाहते। कोई बात नहीं, हम किसी की सोच पर पहरे नहीं बिठा सकते। उसने बहुत नरमी से उसके स्कार्फ से बाहर निकलते बालों को छोटी सी लट को अंदर छुपाया था। न जाने क्यों उसके बाल छिपा कर रखना उसे बहुत अच्छा लगा था, जबकि उसकी इस हरकत पर वो घबरा कर पीछे हटी थी। वो एक ही दिन में अपना अंदाज़ बदल चुका था। वो तकरीबन 5 दिन से उसके साथ थी। अब तक दावर की तरफ से उसे किसी भी तरह की पेशकदमी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन आज जब उसका दिया हुआ वक्त मुकम्मल हो चुका था तो उसका अंदाज़ भी बदल चुका था। वो, आपके दोस्त ने मुझे ताहू बेबी को ले लिया है, प्लीज़ आप ताहू को वापस ले आए ना, मेरे पास मिस कर रही हूँ। वो न जाने क्या बोलने वाला था जब वो मुँह बस और कर बोली। उस पर वो मुस्कुराकर उसका हाथ थामे हुए उसे लॉन की तरफ ले आया था।